हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो देखते ही देखते जनवरी का महीना, नए साल का पहला महीना खत्म हो चुका है और अब हमारे पास 4 महीने से कम का टाइम रह चुका है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों, तैयारी इस वक्त तेज होनी बहुत जरूरी है। अभी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स के तैयारी के मोड में आ चुके होंगे। स्लीपी क्लासेस के द्वारा भी काफी कोर्सेज आपकी सहायता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी रन किए जा रहे हैं और पेड कोर्सेज भी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पेड कोर्सेज, जिनके बारे आप जानकारी लेने के लिए कभी भी हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम शुरू करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका सही स्कोर कितना बना है, नेगेटिव मार्किंग समेत। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंडिया ताइवान रिलेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के पॉज करो, देखो कि पूछा क्या जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आंसर करके बताओ। देखिए, इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इंडिया और ताइवान के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और जहां तक बात रही कि इन दोनों देशों के बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं कि नहीं, तो बिल्कुल है। 1995 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज खुल चुके थे। इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। एक वन चाइना पॉलिसी है, 1 मिनट में आपको बताता हूं उसके बारे। और वो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का यह कहना है कि देखो, ताइवान जो है वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा है, तो कोई भी देश अगर इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना चाहेगा ताइवान के साथ, तो उसके साथ हमारे संबंध फिर नहीं रहेंगे। यानी कि चाइना ये कह रहा है कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली ताइवान के साथ रिलेशंस रखा तो हमारे साथ संबंध तोड़ देना। जहां तक इंडिया और ताइवान की बात होती है, उन दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज नहीं है बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल्स में। यानी कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली और ताइवान की राजधानी ताइपेई, दोनों के ऑफिसेज 1995 में खुले थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। अब वन चाइना पॉलिसी की बात आती है, बहुत ब्रीफली बता देता हूं। ये डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है चाइना के द्वारा, चाइना की पोजीशन के द्वारा, कि केवल एक ही चाइना की सरकार है। तो चाइना की सरकार कौन सी है? मेनलैंड चाइना की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको कहते हैं। तो उनका यह कहना है कि जो मेनलैंड चाइना है उसमें ताइवान भी उसी का हिस्सा है। ताइवान हालांकि ये पोजीशन मेंटेन करता है सिंस 1949 कि हम मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं है। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ठीक है, चाइना आपकी पॉलिसी हम मान रहे हैं और हमारे फॉर्मल डिप्लोमेटिक संबंध केवल चाइना के साथ ही है। और इस पॉलिसी के चलते चाइना यह कहता है कि देखो, ताइवान जो है वो अपने आप को हमसे अलग समझ रहा है, अपने आप को हमसे अलग कर चुका है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हम इंटीग्रेट करेंगे ताइवान को विद द मेनलैंड ऑफ चाइना। लेकिन डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि वन चाइना पॉलिसी एक की कॉर्नरस्टोन पॉलिसी है अमेरिका और चाइना के रिलेशंस के बीच में, बट इसके बावजूद भी अमेरिका के अपने इंडिपेंडेंट रिलेशन जरूर हैं ताइवान के साथ। तो आपको यह बात बता दूं कि यदि कल को जाके कुछ ऐसा होता है कि चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होता है, तो ताइवान की मदद करने, डिफेंड करने अमेरिका जरूर आएगा। वॉशिंगटन मेंटेन्स अ रोबस्ट अनऑफिशियल रिलेशनशिप विद ताइवान। ताइवान एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है। वो क्या एक्टिविटी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो ऐसा क्या सेक्टर है, चलो वो कौन सा ऐसा सेक्टर है, और आपका काम आसान करता हूं, जिसके लिए ताइवान का नाम बहुत फेमस है, ताइवान जाना जाता है। यहां पे हम मैप देख सकते हैं ताइवान का, बिल्कुल मेनलैंड चाइना के कोस्ट पे ही सिचुएटेड है, और यहां पे आपका साउथ चाइना सी आ जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के टुवर्ड्स। रेड सी के बारे में पूछा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिन बच्चों का इंटरव्यू कॉल आया है यूपीएससी के लिए, और बहुत सारे पैनलिस्ट, और खुद क्योंकि मैं आईआर का टीचर हूं, रेड सी में अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, प्राइमरली बिकॉज जो हूथी रिबेल्स हैं वो रेड सी पे जितने भी कार्गो वेसल्स, कार्गो और मर्चेंट वेसल्स जो गुजर रहे हैं, उन पे वो अटैक्स कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशनल ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे ये सवाल आपके लिए भी रखना बहुत जरूरी। कितने सारे पैनलिस्ट हैं, हर एक बच्चे से पूछा गया और हर एक बच्चे को नहीं पता कि रेड्स, वो बच्चे प्री और मेंस लिख चुके हैं, उनकी नॉलेज, ये नहीं कह रहे कि नॉलेज उनकी गलत है या उनको नहीं पता, लेकिन एकदम से कई बार नहीं आपको याद आता कि रेड सी के अराउंड कौन से कंट्रीज हैं या कौन से देश अपनी बाउंड्रीज रेड सी से शेयर करते हैं। तो यहां पे 5 देशों का नाम दिया गया है, देखिए कि आपको सही लग रहा है। पॉज करें, देखें। देखिए, इसमें से 2 देश हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो रेड सी के साथ पड़ती है। वो कौन से हैं? इजिप्ट और सूडान।
यहां पे मैप देखिए, मैप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा, कमेंट सेक्शन में जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेड सी एक बहुत सिग्निफिकेंट शिपिंग रूट्स है इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट रेड सी कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को टू द मेडिटेरेनियन सी थ्रू दी नैरो स्विज कैनाल, ठीक है। और ये काफी चर्चा में है, काफी न्यूज में है। देखो बच्चों, ऐसा है कि पर्शियन गल्फ है ना, गल्फ रीजन जो हो गया, रेड सी की बात होगी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सब चीजें, इंडो पैसिफिक, लोकेशनल ज्योग्राफी बहुत जरूरी होती है। डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस लोकेशनल ज्योग्राफी से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज बहुत कॉमन टॉपिक है, जो कि ना कि केवल यूपीएससी में बट स्टेट पीसीएस में और बाकी अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो रेड सी बहुत जरूरी है, इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज हमारे बहुत सारे इंपोर्ट्स जो हैं वो थ्रू रेड सी आ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 80% जो दुनिया में ट्रेड होता है वो मैरिटाइम ट्रेड होता है। और इस वक्त जैसे आप जानते हैं रेड सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोक पॉइंट है फॉर मैरिटाइम ट्रेड। एक और पॉइंट है विच इज द पैनामा कनाल। पैनामा कनाल में अभी ड्रॉट के कारण, बिकॉज वहां पे ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, पानी का लेवल काफी ड्राई हो गया है, उसके कारण वहां से कार्गोज और वेसल्स नहीं जा पा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता हो। प्रायर टू द स्विस कैनाल्स कंस्ट्रक्शन इन 1869 शिप्स को ट्रैवल करना पड़ता था टू द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप। तो शिप्स को अगर इंडिया से यूरोप जाना है या यूरोप से एशिया में आना है तो यहां से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब ये जो स्विस कैनाल है ये ओपन अप हो गया था, कंस्ट्रक्शन इसका हो गया था, तो यूरोपियन ट्रैवलर्स के लिए थोड़ा जाना आसान हो गया यदि आपने एशिया में जाना है या टुवर्ड्स वेस्ट एशिया जाना है। अब यहां पे एक एक्रोनिम मैंने बनाया है, रेड सी इन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये सईद या दियाज करके आप ये एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, एरिट्रिया, येमेन एंड जिबूटी, ठीक है, याद रहेगा। तो चाहे वो दियाज से याद रखें या आप इसको सीड से याद रखें या सईद से याद रखें, आपकी मर्जी है, एक्रोनिम है, याद रखने के लिए याद रहेगा। अगला सवाल, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है यहां पे। तो अगेन देख रहे हैं कि ये वो टॉपिक्स आपके साथ में क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस हमने ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था वहां पे भी क्वेश्चन डाले थे। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल रीसेंट हैपनिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इस करके पूछना जरूरी बन जाता है। आपको पता है कि आईआर में कुछ ज्यादा एनालिटिकल बात तो होती नहीं है, मेंस में होती है, लेकिन प्री में फैक्चुअल बातें ज्यादा होती हैं। तो वही कोशिश है। पढ़िए स्टेटमेंट्स को। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है ना, यहां पे ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। उसके बाद आप अपना माइंड अप्लाई करके देखें आपको कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट लग रही हैं, क्या आंसर है इसमें से। तो ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3 ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है। आइए समझते हैं। जिबूटी, बाबा जी की बूटी, जिबूटी एक कंट्री है। टाइनी जिबूटी इज अ कंट्री लोकेटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मिलिट्री रियल एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, इन सब देशों के नेवल बेसिस जिबूटी पे है। इनफैक्ट एक और आपको फैक्चुअल बात बताता हूं, क्योंकि ये बात बार बार मैंने लेक्चर्स में भी रिपीट करी, इस करके मुझे याद है। ये जो नेवल बेसिस इन देशों की है जिबूटी में, ये नेवल बेस यहाँ पे रखने के लिए इनको रेंट भी देना पड़ता है। तो जो उन्होंने जगह ऑन लीज ली है जिबूटी की सरकार से, तो आप क्या जानते हैं कि जिबूटी की जो 5% की जीडीपी है, 5% ऑफ जिबूटीज जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम द रेंट पेमेंट्स, जो कि जिबूटी को रेंट मिल रहा है फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम जापान, फ्रॉम फ्रांस, अपनी नेवल बेसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है एज अ कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग द रिप्रेशन ऑफ पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। देखिए अगर आप यहां पे मैप में देखें तो ये क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है। यहां पे इंडियन ओशन है आपका, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में क्या आता है आपका, ईस्ट अफ्रीका आता है, पर्शियन गल्फ आ जाता है, या वेस्ट एशिया लगा लीजिए, साउथ ईस्ट अफ्रीका आ जाता है। ये सब जो कंट्रीज हैं, ये जो रीजन्स हैं, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में आते हैं, ठीक है। और ये ऑफिशियली अडॉप्ट करा गया था जनवरी 2009 में, ठीक है। ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में इसको स्थापित किया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो देश जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में लाए करते हैं, उन देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, ताकि कैसे ये सारे के सारे देश इफेक्टिवली कॉम्बैट कर सकते हैं पायरेसी को, ठीक है। पायरेसी की प्रॉब्लम्स न्यूज़पेपर में काफी ये कवरेज हो भी रही है आजकल।
सोमालिया में पायरेसी की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इनफैक्ट क्योंकि आपको बताया कि अभी आजकल इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं बच्चों को, और हमारे साथ कई आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी बैठे होते हैं 1980 बैच के, 1978 बैच के। एक प्रॉब्लम जो सभी बच्चों में आ रही है कि करंट अफेयर्स, खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। देखिए, आई नो हम सबकी आदत होती है कि हम महीने के एंड में आके विजन या इनसाइट्स की कोई मैगजीन पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस स्टैटिक इंफॉर्मेशन पढ़ने का और नॉलेज गेन करने का मौका आप डिप्राइव कर रहे हैं। बिकॉज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दोज मैगजीन्स एट द एंड ऑफ द मंथ। रीडिंग द न्यूज़पेपर इज अ फुल टाइम टास्क विच शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट 1 आवर ऑफ योर डे। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2017 में एक एसेंशियल अमेंडमेंट नोन एज द जेदा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि ये जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट के स्कोप को थोड़ा और वाइडन और ब्रॉडन किया जा सके, जहां पे वाइड रेंज ऑफ इलिसिट मैरिटाइम एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया था। तो इस एक्सपेंशन में कुछ ऐसे इश्यूज को भी एड्रेस करने की बात करी गई थी विद इन द जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अनरेगुलेटेड फिशिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वंस अगेन दिस इज द मैप, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो कंट्रीज रेड में कलर्ड हैं, जो शेडेड हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के सिग्नेटरीज हैं, सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, अब जहां तक बात इंडिया की रहती है, अब आपको पता हो कि इंडिया, जापान, नॉर्वे, यूके और अमेरिका, इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है विद इन द जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क। सो इसके चलते, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो ये सिग्निफाई करता है इनका एक्टिव एंगेजमेंट और इंटरेस्ट विद इन दिस कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबीतो कॉरिडोर वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ, अगेन ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। ये सब चीजें मैंने कराई हैं, आईआर के करंट अफेयर्स में करवाई हैं, और मैं काफी दावे से कह सकता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आईआर के क्रैश कोर्स में यदि आपने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली, जो चीजें आपको अभी क्वेश्चंस में देख रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, बनाए हैं, तो आई एम वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि चाहे वो 10 क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में, चाहे वो 15 क्वेश्चंस आए, चाहे वो 5 क्वेश्चंस आए, आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो क्या आपको यहां पे सही लग रहा है? एक ऑप्शन ही सही होगा इसमें से, कौन सी वो ऑप्शन आपको लग रही है? सो ऑप्शन बी यहां पे सही है। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिंक है जो कि इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आपका क्या आ जाता है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है। और अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट, अभी मैंने क्या बोला था, वेस्ट इंडियन ओशन इज सिचुएटेड एट द ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, मैं आगे आपको मैप में भी दिखाता हूं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल लिंक है जो कि सीमलेसली इंटीग्रेट करेगा 3 देशों को, सीमलेसली यहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा 3 देशों के बीच में। वो कौन सी है? जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड तंजानिया। अब आपको यह भी बता दूं, इन तीनों देशों में ना काफी ज्यादा रिच मिनरल वेल्थ है, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज इन तीनों देशों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्गो की बात करें, यहां पे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोबाल्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी आया था 2023 में। और ये जो इनिशिएटिव है ना लोबीतो कॉरिडोर का, ये इनिशिएटिव को फाइनेंस कौन कर रहा है? इस इनिशिएटिव को फाइनेंस G7 कर रहा है। ये इनिशिएटिव एक तरह से टक्कर देने वाली बात है टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना भी इन अफ्रीकन देशों में काफी इन्वेस्टेड है, कॉन्गो में, तंजानिया में, जाम्बिया में। वाई? बिकॉज यहां पे रिच मिनरल वेल्थ है, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए एक बहुत तगड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई इनिशिएटिव चाहिए, तो वो ये G7 देशों के द्वारा एक इनिशिएटिव जो कि लॉन्च 2022 में करा गया था, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव का पार्ट है लोबीतो कॉरिडोर। ठीक है, सो लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, दिस कॉरिडोर प्रपोजेस टू बिल्ड अ रेलवे लाइन जो कि कनेक्ट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स माइंस विच आर प्रेजेंट इन जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो विद द लोबीतो पोर्ट जो कि कहां पे है? अंगोला में है। मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा। ये है अंगोला, यहां पे लोबीतो पोर्ट है, यहां पे आपका जाम्बिया आ गया, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और साथ के साथ, अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग दीज 3 कंट्रीज, इन तीनों देशों में जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, अलोंग विद दैट ये कनेक्टिविटी, लोबीतो कॉरिडोर कनेक्टिविटी लोबीतो पोर्ट की कर रहा है ऑल द वे टू द मोम्बासा पोर्ट एंड दर एस अस्लाम पोर्ट। तो इन अ वे ये अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो सीमलेस कनेक्टिविटी लेके आने की कोशिश की जा रही है बिटवीन द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका।
लास्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में से है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन? और ये क्वेश्चन मैंने कुछ 6 महीने पहले प्रीमिक्स में पूछा भी था, हो सकता है आपको नहीं याद हो, बट एनीहाउ मैं आपको बता रहा हूं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज स्लीपी क्लासेस के द्वारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स बनाया गया है एनसीईआरटीज के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये एनसीईआरटी अपने आप भी पढ़ सकते हैं तो फेयर इनफ, आप इजीली उसका जो डॉक्यूमेंट है एनसीईआरटी का ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये याद रहे। चलिए बताइए अच्छे बच्चों की तरह, कौन सा आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहां पे लग रहा है? सो जो स्टेटमेंट सी है, एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये इनकरेक्ट है। देखिए ग्लोबलाइजेशन से दुनिया एक जैसी जरूर लगती है कि अगर अब जैसे नेटफ्लिक्स हम देखते हैं या कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो हम वहां के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब आज नेटफ्लिक्स में, मैं एग्जांपल नेटफ्लिक्स का ले रहा हूं क्योंकि आज आप देखते हैं कितनी सारी स्पेनिश सीरीज आती हैं, कितनी कोरियन सीरीज आती हैं, तो वो मूवीज देख के, सीरीज देख के आपको पता लगता है कि हाँ वहां पे क्या कल्चर है, वहां पे खाने का स्टाइल क्या है, वहां पे लोगों का रहने का स्टाइल क्या है, और रिलेटेबिलिटी काफी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जैसे आज इंडिया में पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा है, वीकेंड कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है, जिम कल्चर, कैफे कल्चर, ये सब चीजें हमने वेस्ट से ही एप करी हैं, वेस्ट से ही चीजें यहां पे आई हैं। अब स्टारबक्स इंडिया में तो नहीं बना था, स्टारबक्स अमेरिका में ही बना था। अब स्टारबक्स, अब ग्लोबलाइजेशन के कारण हम देख रहे हैं स्टारबक्स है, डोमिनोज है, मैगडी है, ये सब ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो लगता है कि दुनिया एक जैसी हो रही है, लेकिन नहीं। इस बात को समझो कि ग्लोबलाइजेशन का मकसद ये नहीं है कि कल्चर्स को एकदम से होमोजेनाइज कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या यूरोपियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, डजंट मीन कि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो बैठेंगे। तो ठीक है, एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये जरूर कहते हैं कि होमोजेनिटी बढ़ती है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के आते आप अपने कल्चर को भूल जाएंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के काफी डायमेंशंस हैं, जिसमें से कल्चरल डायमेंशन इज वन ऑफ देम। लेकिन हम अपने कल्चर को खो नहीं रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के आने से ऐसा नहीं हो रहा कि हम अपने कल्चर को खो बैठे हैं। अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को, अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम अभी भी अपहोल्ड करते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग to lead to each culture becoming more different and more distinctive. So ultimately this is leading to cultural heterogenization, not homogenization. चलिए, सो ये थे 5 क्वेश्चंस। क्या आपका स्कोर रहा है 10 मार्क्स में से जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।